क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका भी कभी गुलाम हो सकता है? नहीं ना। लेकिन आज से 247 साल पहले साहब अमेरिका भी भारत की तरह ब्रिटेन के हाथों की कठपुतली था। जी हाँ, ब्रिटेन ने वहां भी खूब अत्याचार किए, अपनी कॉलोनियां बसाई, लोगों पर राज किया और खूब टैक्स लगाया। लेकिन फिर एक क्रांति ने ब्रिटिशर्स का तख्ता पलट ही कर दिया। रातों रात अमेरिका की 13 कॉलोनियों ने आजादी की घोषणा कर दी। एक रिवॉल्यूशन ने न सिर्फ अमेरिका को आजादी दिलाई बल्कि उसे दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक देश भी बना दिया। लेकिन कैसे? आज की इस वीडियो में हम अमेरिका के गुलाम होने से लेकर आजाद होने तक की पूरी कहानी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अमेरिका कैसे यूनाइटेड स्टेट बना। इसके लिए हमें पूरे मैटर को शुरुआत से समझना होगा। एक्चुअली ये बात है साल 1453 की, जब कस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने कब्जा जमा लिया था, जिससे यूरोप से ईस्टर्न कंट्रीज के ट्रेड रूट्स बंद हो गए। बौखलाए हुए यूरोप के सेलर्स ने नए सी रूट्स ढूंढने शुरू किए ताकि ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड किया जा सके। भारत के लिए नए सी रूट की खोज में निकला स्पेन का सेलर कोलंबस, जो कई सालों तक भटकता रहा, फिर अटलांटिक ओशियन को पार करता हुआ 1492 में एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंचा। कोलंबस ने इस नए कॉन्टिनेंट को इंडिया समझकर यहाँ के नेटिव लोगों को रेड इंडियन नाम दिया। इसके बाद 1499 में इटालियन ट्रैवलर अमेरिगो वेस्पुकी इस कॉन्टिनेंट पर पहुंचा, जिसके नाम पर ही यहाँ का नाम अमेरिका पड़ा। ये कॉन्टिनेंट मिनरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा था और यहाँ की जमीन भी बेहद ही फर्टाइल थी, जिसके कारण यूरोप के देशों में इसे अपनी कॉलोनी बनाने को लेकर होड़ मच गई। सबसे पहले स्पेन के लोगों ने अमेरिका के नेटिव लोगों को गुलाम बनाकर फार्मिंग करानी चाहिए, लेकिन वहाँ के लोकल्स ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए अफ्रीका के लोगों को अमेरिका लाया गया और उन्हें गुलाम बनाकर उनसे खेती करवाई गई। इस तरह स्पेन ने अमेरिका की कुछ जगहों पर अपनी कॉलोनी बना ली। फिर आया साल 1588, जब स्पेन की नेवी और इंग्लैंड की नेवी के बीच भयानक युद्ध होता है, जिसमें इंग्लैंड जीत गया। इस बीच इंग्लैंड को अमेरिका में अपनी कॉलोनी बनाने का मौका मिला और उसने 1607 में नॉर्थ अमेरिका में अपनी पहली कॉलोनी भी बनाई, जिसका नाम रखा गया जेम्स टाउन। चार्ल्स फर्स्ट के समय में तो अमेरिका में ब्रिटिश कॉलोनीज की भरमार हो गई। सबसे पहले 1630 में प्यूरिटन लोगों का एक ग्रुप नॉर्थ अमेरिका के बॉस्टन में जाकर बसा, जिसके बाद यूरोपियन भारी संख्या में अमेरिका में जाकर बसने लगे। ये नंबर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1607 से 1732 ईस्वी आते आते अमेरिका में ब्रिटिशर्स ने अपनी 13 कॉलोनीज बना दी। कॉलोनीज उस समय प्रॉपर्टी कमाने का एक बड़ा मीडियम था। यही वजह थी कि यूरोपियन लगातार अमेरिका में जाकर बसने लगे। इसके साथ ही यूरोप में रिलीजन को लेकर एक हार्ड पॉलिसी थी, जिसके चलते भी यूरोपियन अमेरिका की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। वहीं इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए वहां पर रॉ मटेरियल की जरूरत भी थी। अब ऐसे में अमेरिका रॉ मटेरियल अवेलेबल कराने के लिए सबसे परफेक्ट प्लेस था, जहां रिसोर्सेज की तो भरमार थी। इसके अलावा इंग्लैंड को अपने तैयार प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक बड़ी मार्केट भी चाहिए थी और अमेरिका में जरूरत थी मजदूरों और किसानों की। तब इंग्लैंड में एक पॉलिसी की वजह से वहां के कई किसान लैंडलेस हो गए थे, तो वहीं क्रिमिनल्स और भिखारियों की संख्या बढ़ती चली गई। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान ऐसे लोगों को ब्रिटिश कंपनी अपने खर्चे पर अमेरिका ले जाती थी और उनसे मजदूरी करवाती थी। इस तरह अमेरिकी कॉलोनी में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका के साथ साथ वहां के नेटिव लोगों का एक ग्रुप बसा हुआ था और इस तरह यहाँ पर एक मिक्स्ड कल्चर सोसाइटी का जन्म हुआ। हालांकि सभी के कल्चर भले ही डिफरेंट थे, लेकिन कॉमन प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ के लोगों में काफी यूनिटी थी। यही कारण है कि यहाँ के लोगों में डेमोक्रेटिक आइडियाज डेवलप्ड होने लगे। इसी बीच अमेरिका में कॉलोनीज को लेकर इंग्लैंड और दूसरे देशों के बीच कई लड़ाइयां भी हुई। 1649 से 1658 तक इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच ट्रेड को लेकर 3 वॉर हुए और इस वॉर में हॉलैंड को हार मिली और बदले में इंग्लैंड को न्यू एम्स्टरडैम मिला, जिसका नाम बाद में न्यूयॉर्क रखा गया। इसके बाद 1713 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कॉलोनीज को लेकर खींचतान शुरू हुई, जिसमें फ्रांस हार गया। तब दोनों के बीच एक अग्रीमेंट हुआ, जिसके अकॉर्डिंग फ्रांस को सटोकेसिया, नॉर्थ अमेरिका में हडसन की खाड़ी और न्यू फाउंड लैंड जैसे कॉलोनीज से अपना कब्जा छोड़ना पड़ा। हालांकि इसके बाद भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कुछ कॉलोनीज को लेकर लगातार संघर्ष चलता रहा और इस बीच शुरू हुआ अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे फेमस वॉर, से नाम मिला 7 ईयर्स वॉर।
जो 1756 से 1763 तक चला और इसमें भी फ्रांस हार गया, जिसके बाद पेरिस एग्रीमेंट हुआ और फ्रांस को सेंट लॉरेंस नदी के ईस्ट में मिसिसिपी का पूरा एरिया इंग्लैंड को देना पड़ा। इस तरह अमेरिका में ब्रिटेन की 13 कॉलोनियां बन चुकी थीं, जिनके नाम थे न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेनिनसिल्वानिया, डेलावियर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया। ज्योग्राफिकली इन अमेरिकी कॉलोनीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। नॉर्थ पार्ट में मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर और रोड्स आइलैंड, ये पहाड़ी और बर्फीले एरिया थे जो खेती के लायक नहीं थे, लेकिन इंग्लैंड को यहाँ से मछली और लकड़ी मिल जाती थी। वहीं मिड पार्ट में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड जैसी कॉलोनीज थे जहां शराब और चीनी जैसी इंडस्ट्रीज चलती थी। साउदर्न पार्ट में नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया और वर्जीनिया थे। यहाँ के क्लाइमेट गर्म है, इसलिए यहाँ मेनली ग्रेन, शुगरकेन, तंबाकू, कपास और बागानी फसलों का प्रोडक्शन होता था। इंग्लैंड इन कॉलोनीज को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था, जहां से कच्चा माल लेकर इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज में भेजा जाता, जहां प्रोडक्शन के बाद तैयार माल को ज्यादा दामों पर बेचा जाता, जिससे यहाँ के लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। यहाँ पर असल रूल अटलांटिक महासागर के उस पार बैठे ब्रिटिश राजा और अंग्रेजी पार्लियामेंट का था, लेकिन कॉलोनीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर अपॉइंट किए गए थे। वहीं हर कॉलोनीज में गवर्नर को एडवाइस देने के लिए भी एक इलेक्टेड असेंबली होती थी, लेकिन फिर भी कॉलोनीज के लिए कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही थे। कॉलोनीज के एडमिनिस्ट्रेशन के हाई पोजीशंस पर इंग्लैंड से अधिकारी भेजे जाते थे। इंग्लैंड की सरकारों का सोचना था कि भाई कॉलोनीज के लोग हायर एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इंग्लैंड और अमेरिका की सोसाइटी एक दूसरे से काफी अलग थी। यहाँ पर मिडिल क्लास और लोअर क्लास ही थी, ना ही जन्म के बेस पर कोई भेदभाव था। लोग काफी मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोच के थे। ऑलमोस्ट सभी के पास बराबर जमीनें थी, इसलिए यहाँ गरीबी भी कम थी। लोगों की यही अवेयरनेस 7 इयर्स वॉर का कारण बनी, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। कहा जाता है कि इस वॉर के दौरान कॉलोनीज में वेपन्स और कई सामान बनने लगे, जिससे न केवल यहाँ के किसानों और मजदूरों को काफी फायदा मिला, बल्कि आर्मी की पावर भी बढ़ी। वहीं इंग्लैंड को इस वॉर में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा, जिसके कारण देश में फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो गई। अंग्रेजी पॉलिटिशियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये खर्च अमेरिकन कॉलोनीज की सिक्योरिटी के लिए किया, इसलिए उन्हें ही इसका भुगतान करना चाहिए, ज्यादा टैक्स देकर। यही कारण है कि पहले से लागू शिपिंग लॉ, कमर्शियल लॉ और शुगर एक्ट को सख्ती से लागू कर दिया गया, लेकिन कॉलोनीज नए टैक्सेस देने को तैयार नहीं थी। इस सिस्टम से लोगों में रिवॉल्यूशन की आग भड़कने लगी। इन कॉलोनीज में रहने वाले भी नस्ल से अंग्रेजी ही थे, लेकिन वे नॉर्थ अमेरिका की आबो हवा में 6 पीढ़ियां गुजार चुके थे। अब उनमें अपने अंग्रेज होने के बजाय अमेरिकी होने का अभिमान पैदा होना शुरू हो चुका था। वे अपने राज्यों का एडमिनिस्ट्रेशन खुद करना चाहते थे। उनका मानना था कि इंग्लैंड को कम से कम उनके मामले में दखल देना चाहिए। वो चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार फॉरेन पॉलिसी और सी ट्रेड तक ही अपने आप को कंट्रोल रखें। 7 इयर्स वॉर के बाद तो हालात और ज्यादा खराब हो गए। इंग्लैंड ने अमेरिकियों पर भर भर के पाबंदियां लगा दी, टैक्स बढ़ा दिए गए, अमेरिकी कॉलोनीज के सी ट्रेड को कंट्रोल किया जाने लगा। इसके साथ ही 1764 में शुगर एक्ट लाया गया, जिसमें कच्ची शक्कर पर प्रति गैलन 3 पैसे टैक्स लगाया गया। इसके बाद स्टैंप एक्ट भी लाया गया, जिसमें सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स और पेपर पर स्टैंप लगाना जरूरी कर दिया। इसके विरोध में अमेरिकियों ने आवाज उठाई कि जब हाउस ऑफ कॉमन्स में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता तो पार्लियामेंट हम पर टैक्स कैसे लगा सकती है। इसको लेकर नारा लगा, नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन। जगह जगह सभाएं और जलसे होने लगे, जिनमें स्टाम्प कानून वापस लेने की मांग की जाती। अमेरिका भेजे गए स्टाम्प नष्ट कर दिए गए। कई अमेरिकी शहरों में तो इस एक्ट के खिलाफ दंगे तक भड़क उठे। लंदन पर प्रेशर बनाने के लिए अमेरिकियों ने वहां के प्रोडक्ट मंगाना कम कर दिया। ब्रिटिश बिजनेसमैन की पेमेंट रोक दी गई। ब्रिटिश इस प्रोटेस्ट से पूरी तरह शॉक्ड रह गया। उसे आनन फानन में स्टाम्प कानून वापस लेना पड़ा, लेकिन अगले ही साल एक नया एक्ट पास करके जॉर्ज III की सरकार ने नए टैक्स दिए। अब चाय, शीशा, कागज और ऑयल पर टैक्स लगने लगा। इससे होने वाली कमाई से ब्रिटेन अमेरिका में अपनी पोजीशन मजबूत करने में जुट गया, जिसका रिजल्ट ये निकला साहब कि विद्रोह की आग फिर सुलग पड़ी और एक बड़े मूवमेंट का रूप ले लिया, जिसके बाद ब्रिटेन को ये टैक्स वापस लेना पड़ा। लेकिन फिर भी चाय पर टैक्स लगा रहा और यही टी पॉलिसी अमेरिकी फ्रीडम मूवमेंट का कारण बनती है।
दरअसल जॉर्ज थर्ड ने 1771 में लॉर्ड नॉर्थ को ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनाया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए 1773 में टी पॉलिसी की घोषणा की थी। इस पॉलिसी के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को अब अमेरिका की ब्रिटिश कॉलोनीज में अपने शिप्स के थ्रू डायरेक्ट चाय भेजने की परमिशन मिल गई, यानी अब कंपनी के जहाजों को इंग्लैंड के पोर्ट पर आने और टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। अब इसका टारगेट था तो कंपनी को घाटे से बचाना और अमेरिकी लोगों को सस्ती चाय अवेलेबल कराना। लेकिन अमेरिकी कॉलोनीज को यह मंजूर नहीं था कि ब्रिटिश सरकार सस्ती चाय के जरिए उन पर भारी टैक्स लगाए रखे, इसलिए पूरे देश में चाय पॉलिसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने स्मगलिंग ट्रेड को रोकने के लिए भी बोस्टन में 2 सैनिक टुकड़ियों को तैनात कर दिया। 5 मार्च 1770 को ब्रिटिश आर्मी और सन्स ऑफ लिबर्टी के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों की गोली से 5 सिटीजन्स की मौत हो गई, जिसके बाद अंग्रेजों ने फौरन अपनी सेना वापस बुला ली। लेकिन इस घटना से ब्रिटेन के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया, जिसके अगेंस्ट 16 दिसंबर 1773 की रात सन्स ऑफ लिबर्टी के मेंबर कोलियों के भेष में बोस्टन बंदरगाह पर खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों में घुसे और वहां रखी चाय की 342 पेटियां बोस्टन हार्बर में फेंक दी। अमेरिकी हिस्ट्री में इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा गया, जिससे ब्रिटिश सरकार बौखला गई, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी कॉलोनीज को सजा देने के लिए 5 कठोर कानून बनाए, जिसके तहत इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाने लगी। अब इन कानूनों का अमेरिकी कॉलोनीज में जमकर विरोध भी किया गया। वर्जीनिया के इनिशिएटिव पर सभी कॉलोनीज का फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाया गया। 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का सेशन शुरू हुआ, जिसमें जॉर्जिया को छोड़कर सभी कॉलोनीज के असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद आजादी नहीं बल्कि फुली सेल्फ रूल था। इस कॉन्फ्रेंस के बाद सभी ने ओलिवर ब्रांच पर्डिशन के नाम से एक रिक्वेस्ट लेटर जॉर्ज थर्ड के पास इंग्लैंड भेजा। इसमें 1765 के बाद के सभी रूल्स को खत्म करने और कॉलोनीज में सेल्फ रूल बहाल करने की मांग की गई। इसके साथ ही अंग्रेजी सामानों को बायकॉट करने की भी धमकी दी गई। लेकिन इंग्लैंड के किंग ने अमेरिकी कॉलोनीज के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर दिया और बदले में 30,000 लोगों की आर्मी भेज दी, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉलोनीज के बीच वॉर स्टार्ट हो गया। लेकिन इसमें हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। 1776 में कॉलोनीज ने फिर से फिलाडेल्फिया में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाई, जिसमें स्टेट्स को मिलाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम दिया गया। इसके बाद 4 जुलाई 1776 को सभी राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर अपने आप को ब्रिटेन से आजाद घोषित कर लिया। आजादी की घोषणा के साथ ही कॉन्फ्रेंस ने मिलकर वॉशिंगटन को अपना सेनापति डिक्लेयर कर दिया और सभी ने मिलकर लड़ने का संकल्प लिया। ब्रिटेन ने इस रिवॉल्यूशन को कुचलने के लिए 45,000 सैनिक भेजे। 1776 के आखिरी 6 महीनों में ब्रिटेन की फौज ने न्यूयॉर्क से कनाडा तक विद्रोहियों की धज्जियां उड़ा दी। वॉशिंगटन की फौज को न्यूयॉर्क से डेलावेयर नदी तक खदेड़ दिया गया। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया और शुरू हुआ अमेरिकनों की जीत का सिलसिला। देखिए, वॉशिंगटन ने साल खत्म होते होते एक बड़ी जीत हासिल की। जब तक ब्रिटिश सरकार ने दोबारा हमला फिर शुरू किया, पर तब तक अमेरिकियों को अंग्रेजों के दुश्मन फ्रांस से हथियार और पैसा मिलना शुरू हो गया था। ब्रिटेन ने फिलाडेल्फिया पर तो कब्जा कर लिया, पर वॉशिंगटन की आर्मी को खत्म नहीं कर सका और अमेरिकियों ने ब्रिटिश आर्मी को बुरी तरह हरा दिया। ये पहला ब्रिटिश सरेंडर था। इस घटना के बाद में अमेरिकियों की ताकत बहुत बढ़ गई। फ्रांस और स्पेन ब्रिटेन से 7 इयर्स वॉर की हार का बदला लेने का मौका तलाश रहे थे। उन्होंने बिना मांगे अमेरिकन आर्मी की हेल्प की। इसी बीच फरवरी 1778 में फ्रांस ने अमेरिकी आजादी को मान्यता दे दी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्मी से ट्रीटी कर ली। इससे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वॉर शुरू हो गया। यही नहीं, ब्रिटेन का धीरे धीरे कई यूरोपीय देशों से झगड़ा भी शुरू हो गया। अब पूरा यूरोप या तो ब्रिटेन का दुश्मन था या फिर न्यूट्रल था, जिससे पूरी सिचुएशन अमेरिकी रिवॉल्यूशन के हक में आ गई। वहीं स्पेन और फ्रांस ने वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज में इंग्लैंड के कब्जे वाले क्षेत्रों पर अटैक कर दिया। फ्रांस ने अपना जहाजी बेड़ा और सेना अमेरिका भेजी, जिसने यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी के साथ ब्रिटिश सेनाओं से युद्ध किया और आखिर में अंग्रेजी आर्मी चीफ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 19 अक्टूबर 1781 को यॉर्कटाउन के युद्ध में सरेंडर कर दिया। इससे परेशान होकर ब्रिटेन ने एक कमीशन भेजा और अमेरिका को ब्रिटिश रूल के अंदर फ्रीडम देने का प्रपोजल रखा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी साहब। अमेरिकियों ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के एम्पायर का पतन हो जाएगा। लेकिन इंग्लैंड की नेवी के सहारे ये युद्ध 2 सालों तक और चलता रहा। आखिर में इंग्लैंड ने पेरिस की ट्रीटी के अकॉर्डिंग 13 स्टेट्स वाले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मान लिया। इस तरह 3 सितंबर 1783 को अमेरिकी फ्रीडम रिवॉल्यूशन का एंड हुआ। इसके
जिसके चलते ब्रिटेन को कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ा। वहीं ट्रीटी के अकॉर्डिंग फ्रांस को वेस्ट इंडीज में सेंट लूसिया, टोबैगो, अफ्रीका में सेनेगाल और भारत के कुछ क्षेत्र भी दिए गए। इसके अलावा स्पेन को भी मैनोरिका और फ्लोरिडा वापस दे दिया गया। इस तरह अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने पहली बार ब्रिटेन एम्पायर के सूरज को अस्त कर दिया था। ये थी अमेरिका की आजादी और उसके यूनाइटेड स्टेट्स बनने की कहानी। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कई नई जानकारियां मिली होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।